हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज से मैं बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से यूनिट्स या कौन कौन से चैप्टर हमें स्टडी करने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर भी, उन यूनिट्स के अंदर भी हमें कौन कौन से कंटेंट को पढ़ना है। तो इसलिए किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो क्लास हम कराते हैं वो सिलेबस डिस्कशन का कराते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको आपके सब्जेक्ट में स्टेट बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि आप प्रॉपरली सब्जेक्ट को पढ़ पाए और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक अननेसेसरली आप ना पढ़ लें या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस ना कर पाए। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने हमारा सिलेबस डिस्कशन का क्लास जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसको जरूर देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए आज से हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। कंप्लीट सिलेबस जो है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है और हर एक यूनिट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अपना अलग वेटेज है एग्जामिनेशन में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 का नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या नाम है? ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए बच्चों, मैं आपको कह रही हूँ कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो नजरिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे फ्यूचर में काफी काम आने वाला है। क्योंकि मोस्टली जो हम जेई बनते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, फ्यूचर में आप होने वाले भविष्य के भावी जूनियर इंजीनियर हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सब स्टेशन जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हमारे मुख्य भाग, हमारे उपकेंद्र होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंप्लीट जानकारी की किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होकर वो ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे कंज्यूमर तक यानी हम उपभोक्ताओं तक आती है, वो सारी समस्त जानकारी जो है वो इस सब्जेक्ट में दी गई है। और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी निकलती है, एसएससी जेई की वैकेंसी निकलती है और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि एनएचपीसी, ये सब जो हमारे डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आती हैं, इन वैकेंसीज में भी इस सब्जेक्ट का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, और साथ साथ आपके आगे आने वाले टाइम में ये बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन या बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, फिर आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। डायग्राम का काफी रोल है, आगे जब 30 यूनिट में जाएंगे उसमें काफी सारी चीजें आपको डायग्राम मिल जाएगा। और थ्योरी भी इतनी इजी थ्योरी है कि आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ लें तो बहुत इजीली आप इसकी थ्योरी को राइट डाउन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है, डेप्थ तक टॉपिक को समझना है, और जब हम लिखेंगे तो जो हमने समझा है उसी को लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? रट्टाफिकेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट को तैयार करके चलना है। तो इसी दृष्टिकोण से आप सब्जेक्ट को पढ़े कि मुझे अभी भी सेमेस्टर एग्जाम में भी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स स्कोर करने, ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से नंबर गेन करा सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें और प्लस डायग्राम पे अच्छी कमांड रखें तो आपको अच्छे नंबर दिला देगा। प्लस आगे आने वाले जब आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी के लिए जाएंगे तब भी आपको ये बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम से। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? सबसे पहले होता है जनरेशन। जनरेशन के पश्चात आता है हमारा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इन 3 स्टेप्स में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। देखिए, जनरेटिंग स्टेशन, ये जनरेशन से क्या मतलब है? जनरेशन का अर्थ है इसका उत्पादन करना, यानी जनन करना। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है या जनरेशन है, उससे मतलब है कि हम क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस बनाते हैं, जिनको हम जनन केंद्र कहते हैं। जनन केंद्र या जनरेटिंग स्टेशन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को यानी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जल ऊर्जा द्वारा वैद्युत ऊर्जा बनाना,
वायु ऊर्जा द्वारा वैद्युत ऊर्जा बनाना, है ना, यानी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, या वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। बेसिकली एनर्जी कन्वर्सन करते हैं आप, किसी एक टाइप ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरेट करते हैं, यही करते हैं वो कोई भी बाय एनी मीन, बाय विंड एनर्जी, बाय कोल एनर्जी, जो भी आप एनर्जी ले, थर्मल एनर्जी की हेल्प से ले, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पोर्शन जो होता है ये हमारा कहलाता है क्या है, जनरेशन। तो वैद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कहलाता है जनरेशन, यानी इसका जनन, हिंदी में क्या कहे, जनन, हिंदी में भी लिख देते हैं जनन कहलाता है, ठीक है। ये पोर्शन कहलाता है हमारा संचरण, और ये हिंदी में कहलाता है वितरण। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हम चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है मोस्टली वो आसपास हमारे जहाँ मतलब रिहायशी इलाके होते हैं, जहाँ बसापत होती है, वहां पर वो नहीं रखे जाते, बल्कि जो आबादी से दूर इलाके होते हैं, पॉपुलेशन से जो दूर होते हैं, वहां पर कराया जाता है, यानी कि रिमोट एरियाज में कराया जाता है। रिमोट एरियाज का मतलब हिंदी में है सुदूर इलाके, सुदूर मतलब जो आबादी से दूर हो, पॉपुलेशन से दूर हो। तो इनका क्या होता है, जनरेशन के लिए जो हमारे एरिया, जो साइट चूज की जाती हैं दैट आर रिमोट प्लेस, वो बहुत सुदूर इलाकों में की जाती है। जबकि कंज्यूमर्स जो होते हैं हमारे उपभोगकर्ता जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे, जैसे कि मैं और आप, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं वो पब्लिक एरिया में यानी पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं। तो उस रिमोट एरिया से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को इन स्टेप्स में पहुंचाया जाता है। सबसे पहले जनरेशन होगा, जनरेशन मैंने बताया रिमोट एरियाज में होता है। अब उस लंबी दूरी से, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है बिटवीन दी कंज्यूमर एंड जनरेटिंग स्टेशन, जनन केंद्र से उपभोक्ता तक जो बिजली पहुंचाई जाती है वो कई स्टेप्स में पहुंचाई जाती है। अब जनरेशन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हमारा स्टेप आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब आप समझते हैं संचरण, यानी भेजना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो हम वैद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, संचरित करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर संचरण के बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच तो गई, अब डिफरेंट कंज्यूमर हो सकते हैं। जैसे हम कहीं भी अगर हमारा जैसे अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूपी से जो यूपीसीएल के थ्रू हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि अलग अलग कंज्यूमर को उस बिजली को बांट देना, यानी वितरित कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम उस इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं। तो यहीं से आपका 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से समझाइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि जनन केंद्र से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहुंचाया जाता है। कुल मिला के बात वही है कि जनरेटिंग स्टेशन से यहाँ पर हमारा कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर जो है उस तक बिजली को कैसे पहुंचाया जा रहा है, फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन, जीएस मतलब जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पहुंचाया जा रहा है। या फिर क्वेश्चन बन जाए कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से समझाए। तो जहां वर्ड आ जाए, या तो लेआउट कहे आपसे, या आपसे कहे सिंगल लाइन डायग्राम, क्लियर। तो या तो लेआउट पूछा जाए या सिंगल लाइन डायग्राम पूछा जाए। तो बस इस 5 नंबर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये डायग्राम मैंने लिखा भी है, नीचे आप देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें इस थ्रू आउट द सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जब भी आप कोई डायग्राम बनाए, कोई ग्राफ बनाए, कोई टेबल बनाए, कुछ भी बनाए, तो आप उसके नीचे जरूर मेंशन करें। जैसे डायग्राम है तो डायग्राम के नीचे मेंशन करेंगे। सिमिलरली अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं, हमारे इस सब्जेक्ट में भी ग्राफ आएगा, केल्विन ग्राफ एक आएगा, ग्राफ के नीचे भी आपको नाम मेंशन करना है। अगर आप टेबल बनाते हैं, लाइक आप कोई कंपैरिजन टेबल बनाते हैं, तो कंपैरिजन टेबल या जो भी टेबल आप बनाते हैं, टेबल के ऊपर लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन चीजों से क्या होता है, एक तो आपकी कॉपी जो होगी, आपकी जो नोटबुक होगी, जो आपकी आंसर शीट होगी, सॉरी नोटबुक नहीं, आंसर शीट जो होगी आपके एग्जामिनेशन में, वो अट्रैक्टिव लगेगी, अपीलिंग लगेगी, प्लस उसमें आप अच्छे से स्पेस भी कवर कर सकते हो।
तो आप डायग्राम के नीचे जरूर मेंशन करें किस चीज का डायग्राम है। ग्राफ बनाया तो भी ग्राफ के नीचे नाम लिखेंगे, टेबल है तो टेबल के ऊपर लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं मैंने लिखा है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन। ये टीएक्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा लिख देते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक स्टेप को यहाँ पर समझाया गया है। क्लियर? इतनी चीजें नोट करते चले आप साथ साथ। आप समझ लेते हैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन कैसे होता है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, उसको यहाँ हम लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो आपको ये सर्किल नजर आ रहा है, यहाँ सबसे ऊपर जो ये दिखाया गया है, ये ऐसे सर्कल बना के हमने इसमें क्या बना दिया, ये ऐसे। ये क्या है? ये हमारे एसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज आपको पता भी होगी, बेसिकली आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, एसी डीसी में डिफरेंस जब आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो आपने उसमें एक पॉइंट पढ़ा होगा कि डीसी कैन नॉट बी जनरेटेड, डीसी को आप जनरेट नहीं कर सकते। जनरेशन केवल किसका होता है? एसी पावर का होता है ना। जनरेशन किसका होता है? केवल एसी पावर का हो सकता है। तो यहाँ ये जो जनरेटिंग स्टेशन है, ये क्या है हमारा जीएस, जिसका पूरा नाम है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? जनरेटिंग स्टेशन में हम ऑल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक द्वारा क्या करते हैं? एसी का उत्पादन करते हैं। प्रत्यावर्तक द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं? एसी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और ऑल्टरनेटर के बारे में आपने मशीन में पढ़ा होगा, मशीन फर्स्ट में, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आपने पढ़ा है कि ऑल्टरनेटर जो है एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से आप एसी पावर को जनरेट कर सकते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टर होता है इस तरीके से, इसको हम जब रोटेट कराते हैं, इसको मूव कराते हैं एट एनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी टाउ, तो जब हम इसे घुमाते हैं तो ये जो फ्लक्स लाइन जिनके बीच रखा गया है उनको ये कट करता है और क्या प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ। ये हमारा एसी ऑल्टरनेटर जो है, यानी एसी जनरेटर जिसको हम कहते हैं, या इसको ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है, इसके द्वारा इस तरीके से हम क्या करते हैं? एसी पावर को उत्पन्न करते हैं। इसको घुमाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? टरबाइन की। इसकी टरबाइन की। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, टरबाइन द्वारा हम किसको करते हैं? ऑल्टरनेटर का जो आर्मेचर है, ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है चालक, ये क्या कहलाता है? हमारा आर्मेचर। तो जब ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ जब ही इंड्यूस होगा जब इस आर्मेचर पार्ट को घुमाया जाए। आर्मेचर पार्ट को जो हम घुमाते हैं वो घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। और टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बात करें हम विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी यानी जो हमारी पवन चक्कियां होती हैं उससे विंड एनर्जी बनती है, और विंड एनर्जी से टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन ऑल्टरनेटर को घुमाती है और एसी पावर प्रोड्यूस होती है। वाटर एनर्जी की बात करें तो वाटर एनर्जी से आप टरबाइन को घुमाएंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिली आपको, और टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन किसको घुमाएगी? ऑल्टरनेटर के आर्मेचर पार्ट को, रोटेटिंग पार्ट को, घूमने वाले भाग को, और फिर क्या होगी? एसी उत्पन्न होगी। ठीक है। बेसिकली इसको आर्मेचर नहीं कहते, एसी मशीन के केस में इसे रोटर कहते हैं, घूमने वाला भाग। क्लियर? तो इस तरीके से हम जनरेटिंग स्टेशन पे, ये मैंने जनरेटिंग स्टेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक सा फंडा बताया, ये आपने सब पढ़ भी रखा है क्योंकि ये सब्जेक्ट में आया तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया। तो जनरेटिंग स्टेशन पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, दैट मीन्स बाय द मीन ऑफ एनी एनर्जी वी कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? वैद्युत ऊर्जा में। तो ये होता है हमारा जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पे जो मुख्य भाग होता है आपका,
वो होता है ऑल्टरनेटर, क्योंकि जो कन्वर्जन का कार्य करता है वो कौन करता है, ऑल्टरनेटर। तो ये आप समझ लीजिए ऑल्टरनेटर का ही सिंबल होता है। तो ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया। उसके बाद ये हमारा जनरेशन के बाद फिर हमारा आता है ट्रांसमिशन। क्या आता है हमारा, ट्रांसमिशन। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया TX। क्या आता है हमारा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में दो ट्रांसमिशन आते हैं, कौन से, प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये हमने वोल्टेज के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी ट्रांसमिशन में भी दो तरह की वोल्टेज होती है। जो हाई वोल्टेज की लाइन होती है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, और जो कम वोल्टेज की लाइन होती है उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। फिर हमारे ट्रांसमिशन के बाद जो अगला स्टेज आता है वो किसका आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी वोल्टेज के बेसिस पे दो तरह का हो सकता है, एक हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी लो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता चला पहला स्टेज हो गया जनरेशन, जनरेशन के बाद दूसरा स्टेप हो गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है वो वोल्टेज के बेसिस पे दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होगी वो हाई होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा दो स्टेप में होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई। अब अपने हमारे डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, लेबलिंग प्रॉपर से करें, बाकी सारी चीजें जो है मैं आपको साथ साथ बताती चलूं। फिर अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमने सिंगल लाइन डायग्राम बना दिया ट्रांसमिशन एंड जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, ये जो सिंबल बनाया है मैंने बताया था ये किसका होता है, GS का, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर। अब हमारे इंडिया में जो जनरेशन की ट्रांसमिशन की डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेजेस होती हैं। हर एक का एक स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड जो है थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। तो हर एक कंट्री की अपनी कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है। जैसे अगर हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का और जनरेशन का कुछ वोल्टेज स्टैंडर्ड फिक्स है, तो थ्रू आउट द इंडिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो हमारे इंडिया में जनरेटिंग स्टेशन के लिए जो जनरेटिंग स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज है, जो मोस्टली हमारे यहाँ जनरेशन किया जाता है, स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज जो हमारे यहाँ जिसपे हमारा मोस्टली जनरेशन किया जाता है वो है 11 kV। कितने भी किया जाता है जनरेशन, 11 kV। तो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा जनरेटिंग स्टेशन, जो कितने का है, 11 kV का। तो 11 kV जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी हेल्प से हम 11 kV की वोल्टेज को जनरेट करते हैं। इसको जनरेटिंग स्टेशन, पावर हाउस भी कहा जाता है इसको, इसका और क्या नाम है, पावर हाउस भी कहा जा सकता है इसको। या फिर आप इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, 11 kV ऑल्टरनेटर। क्या है, 11 kV का ऑल्टरनेटर। क्लियर। तो यानी हमें पहला स्टेप ये पता चला कि जनरेशन जो होता है 11 kV पे किया जाता है। आगे फिर हमें इस 11 kV वोल्टेज को ट्रांसफर करना है कहाँ तक, कंज्यूमर तक। यहाँ पर हमारा क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर तक इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है। लेकिन मैंने बताया कि जो कंज्यूमर होते हैं पॉपुलेटेड एरिया में होते हैं, वेयर आज जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वो रिमोट एरिया में सिचुएटेड होते हैं, यानी बहुत लंबी दूरी पर इलेक्ट्रिकल पावर को भेजा जाना है कहाँ तक, कंज्यूमर तक। तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को लंबी दूरी के लिए भेजते हैं तो लंबी डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, और लॉसेस होते होते जो हमारी ग्रॉस पावर कंज्यूमर तक पहुंचती है वो बहुत ही कम पहुंचती है, क्योंकि मोस्टली जो पार्ट होता है वो लॉसेस में वेस्ट हो जाता है, तो कंज्यूमर तक पूरी पावर नहीं पहुंच पाती। तो लॉसेस जो है वो ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को, जो हमारी जनरेटिंग वोल्टेज है, इसे क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं।
तो क्या कर देते हैं, स्टेप अप, यानी 11 kV जो हमारी जनरेटिंग वोल्टेज है, जनरेटिंग स्टेशन से जो मिलने वाली वोल्टेज है, इसे क्या कर देते हैं, स्टेप अप। और स्टेप अप किसकी मदद से करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है जिगजैग इस तरीके से जो बना हुआ है, ये हमारे ट्रांसफार्मर को दिखा रहा है। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, तो शॉर्ट में लिख देते हैं टीएफ। आज जब इसे डायग्राम को बनाएंगे तो प्रॉपरली बनाएं, पूरा स्पेस लेके कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से मेंशन करेंगे। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग यहाँ पर लिखी है, आप देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है, 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, 11 kV, यहीं पे लिख देते हैं 11/400 kV, यानी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा हम 11 kV को 400 kV में कन्वर्ट करने का कार्य करें। उसके बाद इसके ठीक नीचे यहाँ पर बना दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा आपको दिखाई दे, ये हमारा ट्रांसफार्मर था, उसके ठीक नीचे ये जो हमारी यहाँ पर एक लाइन बनाई गई है, आप देख रहे हैं, ये जो बनाई गई है ये है हमारी बस बार। ये क्या है, बस बार, ठीक है। बस बार जो है ये एल्यूमिनियम कॉपर किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है जिससे डिफरेंट कनेक्शन आप ले सकते हैं, तो कॉमन प्लेस होता है। तो यहाँ हमने क्या करा, 11 kV को कन्वर्ट कर लिया 400 में, तो ये बस बार कितने की हो गई, 400 की, 400 kV की बस बार। सो दिस इज अ बस बार ऑफ 400 kV, ठीक है। तो ये एक बस बार है, ये जो लाइन है ये क्या है, बस बार ऑफ 400 kV। इससे ये जो निकाले गए हैं, ऐसे जो निकाले गए हैं, ये है हमारे फीडर। क्या है ये, फीडर। तो जब ये 400 kV की बस बार है तो फीडर भी कितने के होंगे, 400 kV फीडर। फीडर भी कितने के हैं, 400 kV फीडर। क्लियर, समझ में आया आपको यहाँ पर। अब ये जो हमारा हमने पहले स्टेप में जो किया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये पहला स्टेप जो है ये वाला, ठीक है। इसे यहाँ लिख लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कितने का, 11/400। ये पहला स्टेप जो हमने किया यही हमारा क्या कहलाया, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये कहलाया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमने क्या किया, 11 kV वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, 400 में, और हमने 400 का फीडर निकाल लिया, और ये हो गया हमारा HTTL। HTTL का क्या अर्थ है, लिख देते हैं यहाँ पर। HTTL का मतलब हुआ, लिखा है ना HTTL, ये हुआ हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। ये शॉर्ट में TX लिख रही हूँ मैं, बार बार आप जब कॉपी में लिखेंगे तो पूरा इसको लिखें एग्जामिनेशन टाइम में। तो यहाँ पर हमने देखा प्राइमरी ट्रांसमिशन से हमें 400 kV का फीडर मिला, विच इज HTTL, यानी हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ। फिर से हमने क्या लगाया है, एक ट्रांसफार्मर लगाया है, और ये ट्रांसफार्मर है 400/33 kV, यानी सबसे पहले स्टेप में हमने वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको स्टेप डाउन करेंगे। आप याद रखिएगा, ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा है केवल यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बाकी नीचे जितने भी ट्रांसफार्मर है सभी कैसे होंगे, स्टेप डाउन होंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा है 400 kV/33 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या है हमारा 400 kV/33 kV का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो है हमारी ये क्या है 33 kV बस बार। ये क्या है 33 kV की बस बार। क्लियर। ये जो निकाला गया है ये क्या है
33 kV का फीडर, 33 kV फीडर। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? 33 kV का क्या निकाल लिया, इससे हमने एक फीडर निकाल लिया। तो जिनको 33 kV की आवश्यकता है वहां पे चला जाएगा, ठीक है, अलग अलग फीडर जाते हैं। तो ये जो हमारा स्टेप हुआ, ये वाला जो हमारा स्टेप हुआ, यानी ये वाला, ये हमारा कहलाया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये जो हमने फीडर निकाला, ये कहलाया LTTL। LTTL का क्या अर्थ है? लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारी लो टेंशन या कह लीजिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी हो गई, यहां से हमें कुछ चीजें पता भी लगती जा रही है। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या हो गई, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी हुई थी, यहां से देखिए 400 kV। और इसी तरह से सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी हुई थी हमारी, यहां से पता चल रहा है 33 kV। क्लियर? अब यहाँ हमारा आगे जो पार्ट शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका शुरू हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू होगा कैसे, यहाँ तक हमारे पास 33 kV की वोल्टेज आ गई। अब इस 33 kV को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस से 11 kV में कन्वर्ट करेंगे। तो देख रहे हैं आप, 11 पे जनरेशन किया था, 400 पे आए, 400 से 33 पे आए, 33 पे आप वापस 11 पे आएंगे, यानी 11 पे आएंगे। तो है 33/11 kV, तो वोल्टेज को कम कर रहा है 33 को 11 में। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? ये जो हमारी आई है ये लाइन, ये क्या है हमारी 11 kV बस बार। और ये जो फीडर हमारे निकले हुए हैं, ये हमारे 11 kV फीडर। तो ये जो हमारा स्टेप हो गया, दिस इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो वोल्टेज आई, ये आई HTDL, यानी ये हो गया हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या किया, फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाया, ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल दिखाया। ये ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि क्या कर रहा है 11 kV को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 11 kV को 415 वोल्ट में। तो ये भी क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, इससे जो हमें बस बार मिली है ये वाली, कितने की मिली, 415 वोल्ट की। और जो हमें फीडर मिले, ये भी कितने के मिले, 415 वोल्ट के फीडर मिले। तो ये हमारा हो गया क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमें मिला, ये जो वोल्टेज मिली है ये है LTDL। LTDL का मतलब हो गया लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्लियर? तो हमारे पास दो तो ट्रांसमिशन आ गए भाई, दो हमारे पास ट्रांसमिशन आए, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसी तरह से दो डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज कितनी आई हमारी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज एरी, आप देखिए प्राइमरी में कितनी मिली 11 kV। और जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हमें मिली 415 वोल्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो हमने देखा ये हमारा ट्रांसमिशन पार्ट हो गया, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हो गया।
क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए ये चीजें। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये लेआउट पढ़ा। इस लेआउट में हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन होता है हमारा, ये जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, जहां पर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 11 केवी के जनरेटर को, यानी 11 केवी का एसी जनरेटर कह लीजिए या अल्टरनेटर कह लीजिए। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। फिर वोल्टेज को ट्रांसमिट करने से पहले इसको क्या किया जाता है, स्टेप अप, यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या किया जाता है, हाई किया जाता है। तो 11 केवी को हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के 400 केवी में कन्वर्ट किया, और 400 की बस बार और 400 केवी का हमारे पास फीडर आया। इस स्टेप को हमने कहा प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर हम क्या करेंगे, आगे तीनों स्टेप में स्टेप डाउन करते जाएंगे। तो अगला स्टेप जो होगा उसमें 400 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और हमारे पास 33 केवी की बस बार और 33 केवी का फीडर आ गए, जिनको हमने कहा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पे आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में 33 को फिर वापस ओरिजिनल वोल्टेज यानी 11 केवी में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ 11 केवी की बस बार और फीडर मिल जाएंगे, और ये कहलाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आगे स्टेप डाउन फिर से ट्रांसफार्मर लगाएंगे और हम 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और 415 वोल्ट जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कहलाएगी। फिर ये 415 वोल्ट हमारे कंज्यूमर तक जाती है। तो इसे जब हम फेज न्यूट्रल में डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वही 230-240 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे सिंगल लाइन डायग्राम कहा जाए या लेआउट पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए कि उत्पादन केंद्र से यानी जेनेटिक स्टेशन से कंज्यूमर तक किस तरीके से बिजली पहुंचाई जाती है, तो आपको ये लेआउट बनाना है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कौन कौन सी होती है, या लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तब तक के लिए जितना आपको कराया गया इसका रिवीजन करें और इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।